साथियों सभी को नमस्कार। हम आज टोलियाती में हैं। मैं आपको ओलेग से मिलवाना चाहता हूँ। याद है मैंने कहा था कि जब आप कोई ऐसा क्षेत्र शुरू करते हैं जो लोगों के लिए दिलचस्प हो तो हर तरफ से लोग आपको फ़ोन करते हैं, मदद करने की कोशिश करते हैं वगैरह। तो ओलेग भी ऐसे ही लोगों में से एक हैं। आज उन्होंने हमें अपने बेस पर बुलाया है, इसीलिए चलिए मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ क्योंकि वह हमारी बहुत मदद कर रहे हैं। तो ओलेग, अपना परिचय दीजिए। 2 शब्दों में अपने बारे में बताइए। कोचेतकोव ओलेग स्टानकोमा शस्ट्रॉय के महाप्रबंधक और इस परिसर के मालिक हैं, जिसे मैं मानता हूं कि नई पीढ़ी के एयरशिप के लिए सबसे उपयुक्त है और यह नंबर 1 है। मैं इसके आकार और क्षमताओं के बारे में बताता हूं। इसकी लंबाई 204 मीटर है, ऊंचाई 33 मीटर है, बीम तक 28 मीटर है और चौड़ाई 45 मीटर है। इसलिए यहाँ नई पीढ़ी के एयरशिप बनाए जा सकते हैं। नई पीढ़ी के एयरशिप का परीक्षण किया जा सकता है, वह भी साल के 335 दिन 24 घंटे अंदर ही अंदर। इसलिए कोई भी मौसम की स्थिति इसमें बाधा नहीं बनेगी। मेरा मानना है कि सर्दियों में जब सर्दी आती है तो यहाँ पर ही एयरशिप निर्माण का सिलसिला ज़रूर जारी रहना चाहिए। मैं सभी को इसके लिए प्रेरित कर रहा हूँ, फ्योडोर और सर्गेई को भी, और हम उन्हें लगभग 6 महीने से इसमें सक्रिय रूप से शामिल कर रहे हैं। मैं कहता हूँ आना चाहिए, और आज ऐसे शनिवार के दिन जो अनुकूल है, हम यहाँ हैं। हम गर्मी आने से आ सकें। इसलिए यहाँ इस जगह को देखने आए हैं। बताओ, तुम्हें हमारे बारे में कैसे पता चला? यानी तुम्हें कैसे जानकारी मिली? हम भी समानांतर रूप से अपने डिरिजेबल निर्माण के लिए एक उपयुक्त और विशाल जगह तैयार करने में पूरी तरह से लगे हुए हैं। हम चीन गए थे, वहाँ हमने नई पीढ़ी के एयरशिप देखे और हमें आपके पार्टनर आंद्रेई ने एक चीनी व्यक्ति के माध्यम से आपसे मिलवाया, जिससे यह महत्वपूर्ण मुलाकात संभव हो पाई। हाँ, लेकिन उसने कहा था कि शायद तुमने कोई वीडियो देखा था, है ना? मुझे लगता है कि ये वही वीडियो था। हाँ, लेकिन जाहिर है आपके बारे में वीडियो देखे बिना रहना असंभव है। ये मुमकिन ही नहीं। ये एक सही विषय है, क्योंकि हम निश्चित रूप से देख रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं कि आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं। हम सच में मदद करना चाहेंगे ताकि इस गंभीर काम में उपयोगी और जुड़ाव महसूस कर सकें, क्योंकि रूस में हमारे विशाल क्षेत्रों के साथ डिरिजेबल निर्माण हमारे लिए दिशा नंबर 1 है। ये एक पूरी इंडस्ट्री है, सिर्फ एक नई पीढ़ी के एयरशिप नहीं, बल्कि सैकड़ों, शायद हजारों नई पीढ़ी के एयरशिप हैं, विभिन्न प्रकार के, छोटे और बड़े आकार के, जो भारी माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। ऐसे एयरशिप जिनके बारे में हमारी इंडस्ट्री की सोच में भी अभी तक कल्पना नहीं की गई थी, और जिन्हें न तो सड़कों पर न ही किसी अन्य तरीके से कभी कहीं ले जाया गया, क्योंकि ऐसे भारी माल की डिलीवरी के लिए कोई तरीका ही मौजूद नहीं था। इसी तरह एयरशिप निर्माण और विशाल नई पीढ़ी के एयरशिप ऐसी संभावना प्रदान करते हैं कि याकूतियाँ या कहीं और वह चीज़ भेजी जा सके जिसे सड़कों या विमानन के जरिए किसी भी तरह से नहीं पहुंचाया जा सकता। यानी ऐसा हुआ कि कुछ साल पहले तुमने एक जगह खरीदी और उसके पुनर्निर्माण में लग गए। हाँ, मैं आपको उस जगह के बारे में बताता हूँ। मैंने वह जगह पहली बार 3 साल पहले देखी थी, लेकिन वह काफ़ी समय तक मेरा इंतज़ार करती रही। वह अविटो पर लगभग 1 साल तक विज्ञापन में थी। कोई भी उसमें दिलचस्पी नहीं ले रहा था, क्योंकि वह बहुत ही जर्जर हालत में थी। बस बिल्कुल ही जर्जर हालत में। पहली ज़रूरत थी कि हमें छत पर जाना था, क्योंकि हर बारिश के बाद वह टपकने लगती थी। अगर बारिश नहीं भी होती थी तो भी यहाँ हर जगह बूंदें टपकती थीं, क्योंकि छत बहुत भीग चुकी थी। सैंडविच पैनल वगैरह सब हटा दिए, अतिरिक्त परत को नई छत से ढक दिया गया। ये सब गर्मियों में हुआ। वे लोग काम करते करते शरद ऋतु तक पहुंच गए। सिर्फ छत पर ही 50 मिलियन से ज़्यादा खर्च हो गया। उसी के अनुसार हमने पूरा ढांचा फिर से बनाया। जाहिर है जो खिड़कियाँ आप अभी देख रहे हैं वे पहले नहीं थीं। हमारी अपनी टीम और अपना एल्यूमिनियम फ्रेमिंग वर्कशॉप था। उन्होंने 1 साल से थोड़े ज़्यादा समय में पूरी तरह से कांच लगाकर तैयार कर दिया और उसे सफ़ेद रंग में रंग दिया। हमने क्रेन बीम लगाई, और क्रेन बीम की क्षमता ज़रा सोचिए, 50 टन है और चौड़ाई 45 मीटर है। ये एक बेहतरीन जगह है। मैं फिर से कहता हूँ, हमेशा ये विचार आता था कि आखिर इस वर्कशॉप में क्या बनाया जाए, क्या क्या क्या। और फिर करीब 1 साल से थोड़ा ज़्यादा समय पहले एक विचार आया, और वह था नई पीढ़ी के एयरशिप के बारे में। हाँ, तुम उन लोगों में से एक हो जो वैसे भी इस बात से आत्मविश्वास से प्रेरित करते हो कि नई पीढ़ी के एयरशिप ही भविष्य हैं। जब तुम्हारे जैसे लोग यह कहते हैं, आइए थोड़ा विस्तार से बात करते हैं कि यहाँ अभी वास्तव में क्या है। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे यहाँ पूरी तरह से मशीनों से जगह भरी हुई है।
चलो बस साझा करते हैं, तुमने अभी अभी विनम्रतापूर्वक कहा इस विशाल वर्कशॉप स्टंको मास्टर के मालिक हो, तो बताओ तुम असल में क्या करते हो? सबसे पहले मैं मशीनें और धातु प्रसंस्करण उपकरण बनाता हूँ। मुख्य कंपनी इस समय रूस के पेना शहर में स्थित है। यह वास्तव में एक अतिरिक्त और काफ़ी बड़ी जगह थी, जिसे हम विशेष रूप से उत्पादन गतिविधियों को शुरू करने और यहाँ पर शुरुआती बड़ी और महत्वपूर्ण मशीनों की स्थापना के लिए देख रहे थे। पोर्टल मिलिंग मशीनें, जिनके बड़े टेबल हैं, 3 और मोटे तौर पर कहें तो 12 हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीनें, और यह पूरी जगह मोटे तौर पर कहें तो इन्हीं से सुसज्जित होनी थी और इन्हें काम में लगना था। लेकिन आज के दिन हमने अपने लक्ष्य और उपलब्धियों पर पुनर्विचार किया है और हमें लगता है कि सबसे पहले यहीं पर एयरशिप निर्माण होना चाहिए और मशीनों को अब कम बड़े वर्कशॉप्स में अधिक आसानी से स्थानांतरित किया जा सकता है, क्योंकि धातु प्रसंस्करण के लिए यह जगह वास्तव में अत्यधिक विशाल और बहुत बड़ी है। हम तुम्हारे यहाँ पहली बार नहीं देख रहे हैं, हम जूकोव्स्की में भी थे। बताओ तुमने किस जगह से शुरुआत की? हम सबसे पहले ललित कारिनो में थे। ललित कारिनो एक बहुत ही अच्छा और विशाल वर्कशॉप है। हाँ, यह 2200 वर्ग मीटर का है। यहाँ तेंगी 300 है, वहाँ तेंगी 330 मीटर का स्पैन है, जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है, और इसमें 2 क्रेन बाल्कियाँ हैं, हर एक 32 टन की क्षमता वाली, और एक तरफ 10 बाय 10 के बड़े गेट हैं, दूसरी तरफ भी 10 बाय 10 के, जबकि यहाँ वे 10.5 बाय 19 के हैं। और झुकोव्स्की का विषय बहुत गंभीर है। झुकोव्स्की भविष्य का टेक्नो पार्क है, जो मशीन टूल निर्माण, ऑटोमेशन और रोबोटिक्स के लिए होगा। और पास में एक अच्छा प्लॉट है जो मॉस्को नदी तक जाता है, जहां एक तरफ 1 किलोमीटर तक पानी फैला है और मोड़ के बाद दूसरी तरफ भी 1 किलोमीटर, जिसकी चौड़ाई 300 मीटर है। मैंने आपको इस हफ्ते दिखाया था कि वहां जाना ज़रूरी है। शायद वहां एक एलिंग नौकाओं के लिए शेड बनाने पर विचार किया जा सकता है। हाँ, अगर किसी को अभी भी समझ नहीं आया हो तो ओलेग ने टेक्नोपार्क के पूरा निर्माण का जिम्मा लिया है। कितने हेक्टेयर? 17 हेक्टेयर। तुम्हें कितने हजार वर्ग मीटर बनाने हैं? 1 लाख वर्ग मीटर, यानी लगभग 20 वर्कशॉप्स, औसतन हर एक 5000 वर्ग मीटर की होगी। ओलेग ने हमें आमंत्रित किया और दिखाया कि यह कहाँ बनेगा। पास में नदी है तो हमने वहाँ एलिंग बनाने की संभावना पर विचार किया। ये जगह झूकोव्स्की के पास है। हाँ, सब जानते हैं। याद है, हम दोनों तगांका तक गए थे, बिना किसी जल्दी के 30 मिनट से भी कम समय में पहुंच गए। ये बहुत ही सुविधाजनक है, नज़दीकी मॉस्को क्षेत्र। हम खोज जारी रखेंगे। ओलेग, पहल के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अरे रुको, इतना ही नहीं, मुझे और भी बताने दो। ओलेग ने हमें दुबई में अपनी प्रॉपर्टी भी दिखाई, क्योंकि हम अंतर्राष्ट्रीय विस्तार की योजना बना रहे हैं जिसमें दुबई भी शामिल है। यह एक काफ़ी अच्छी जगह है। ओलेग के पास बेशक इतना बड़ा स्थान नहीं है, लेकिन यह अल मखतूम हवाई अड्डे के पास ही है जो अभी बन रहा है। वहाँ भी याद दिलाओ, तुम्हारे पास कितने वर्ग मीटर हैं? वहाँ लगभग 4000 वर्ग मीटर है। ऊंचाई में जाहिर है थोड़ा कम है, शायद करीब 12-13 मीटर, लेकिन वहाँ अच्छे गेट हैं 6 बाय 7 मीटर के। ऐसा हुआ कि हमारे सभी गेट्स गैर मानक और काफ़ी बड़े हैं, विशेष रूप से बड़ी मशीनरी के लिए बनाए गए हैं। इस साल उसी के अनुसार एक और प्रदर्शनी होगी, बल्कि एक फोरम। यह एक एयर शो है, बहुत ही गंभीर। यह हर 2 साल में एक बार होता है और बिल्कुल पास में इस वेयर हाउस से 3 किलोमीटर की दूरी पर आयोजित किया जाएगा। मुझे लगता है कि ये एक बड़ा विषय है। हाँ, ओलेग सुझाव दे रहे हैं, क्यों ना हम एक छोटा सा मतदान कर लें। कौन मानता है कि हमें इस दिसंबर में प्रदर्शनी लगानी चाहिए, या फिर वही 00 या अभी जो भी हम तय करें? तो चलिए हाथ ऊपर करें। हाँ, ओलेग के लिए चलिए हम कमेंट्स में लिखते हैं, हाँ, सम्मान, आदर, ओलेग को धन्यवाद। तो हम खोज जारी रखते हैं, देखते हैं किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। लेकिन जहाँ तक खोज जारी रखने की बात है, अब हमें इसी कार्यशाला पर रुकना चाहिए, और अब समय आ गया है कि उस दरवाजे की संभावनाओं पर भी विचार करें जो सामने है। इसे और अधिक मजबूत और सुदृढ़ बनाएं, और सिर्फ 19 बाय 11 के एक छोटे से गेट का निर्माण न करके, बल्कि इसे पूरी तरह से 25, मान लीजिए एक विशाल 35 का बना दें। एलिंग के लिए एक अच्छा निकास बनाएं। मुझे लगता है कि यह बिल्कुल आदर्श स्थान है। खासकर हमने आपके साथ जो आसपास का क्षेत्र देखा, वह इन सभी ज़रूरतों के लिए उपयुक्त है। और अगर आपने देखा हो, जब हम यहाँ आए थे, फेडर और मैंने इन जगहों को तब देखा जब सरगेई सो रहा था। तदनुसार मलेशिया पर घूमने के लिए एक जगह है और किसी को परेशान नहीं करना है, कभी नहीं,
न तो गर्मियों में और न ही सर्दियों में। सुपर सुपर, मैं कहता हूँ हाँ, बढ़िया, सब कुछ उत्कृष्ट। धन्यवाद।